Now there are certain exceptions in case of business connection. इसका मतलब क्या हुआ? कभी कभी by application of the provisions which we discussed a short while ago, which leads to the creation of a business connection in India, a person may have a business connection. एक नॉन रेजिडेंट का जो भी प्रोविजन हमने अभी डिस्कस किए उनको अप्लाई अगर हम करते हैं तो एक बिजनेस कनेक्शन इंडिया में हो सकता है. बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. मतलब कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस में, कुछ स्पेसिफिक केसेस में एक एक्सेप्शन बना दिया गया कि भाई इन केसेस में ये बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा. कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, कौन कौन से बिजनेस हैं, वो हम अभी देखते हैं. फॉर बिजनेस हुज पार्ट ऑफ ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन इंडिया. ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि एक नॉन रेजिडेंट हो सकता है कोई बिजनेस कर रहा हो जिसकी कुछ एक्टिविटीज़ इंडिया के बाहर हैं और बैलेंस एक्टिविटी जो है वो एजेंट के थ्रू इंडिया में हो रही है. इन केस ऑफ अ बिजनेस ऑफ विच ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया. मतलब कोई ऐसा बिजनेस जिसकी जितने भी ऑपरेशंस हैं, एक ऑपरेशन मतलब एक बिजनेस कैरी करने के लिए अगर आपकी 10 एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें सारी एक्टिविटी इंडिया में नहीं है, तब द इनकम ऑफ द बिजनेस डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, उस बिजनेस की कितनी इनकम इंडिया में डीम्ड टू अक्रू और अराइज होगी, शैल बी ओनली सच पार्ट ऑफ इनकम. मतलब एक केवल उसका कुछ पार्ट ही इनकम का जो है वो इंडिया में डीम टू अक्रू और अराइज होगा. और वो पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज इज रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया. फिर आप ये देखेंगे कि इंडिया में जो ये एक्टिविटीज़ कैरी आउट हुई हैं ये क्या क्या ऑपरेशंस इंडिया में हुए हैं. क्या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? क्या इंडिया में सेल हो रही है? क्या इंडिया में कोई इंटेंजिबल है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है? मतलब कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह है जिसकी वजह से आपका ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा कर रहा है. सब टोटल में आप देखेंगे कि इंडिया में क्या हो रहा है. सिमिलरली आप देखेंगे कि इंडिया के बाहर एक्टिविटी क्या हो रही है. सिर्फ वो इनकम जो आप एक रीजनेबल बेसिस पे, अनरीजनेबली नहीं, रीजनेबल बेसिस पे एट्रीब्यूट कर सकते हैं इन इंडियन ऑपरेशंस को. हो सकता है वो इनकम का 30% हो, 20% हो, 80% हो, वी डोंट नो दैट. But you need to see what are the operations which are carried out in India, how much income can you reasonably attribute to it, and then tax the income accordingly. अगर मेरा प्रॉफिट $10 का है, इंडिया की इनकम या इंडिया के ऑपरेशंस जो है 20% है ग्लोबल के, तो मेरा $2 का प्रॉफिट जो है वो केवल इंडिया में टैक्सेबल होगा. ओनली $2 विल बी ट्रीटेड एज इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया. परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था. बट अगेन इट्स द सेम प्रिंसिपल. अगर एक नॉन रेजिडेंट है, उसका एक एजेंट है, ये एजेंट इंडिया में अलग अलग कंपनियों से कुछ गुड्स परचेज करता है नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे. क्यों? ताकि ये लोग एक्सपोर्ट कर सकें इसको. सिर्फ इस एक्टिविटी के कारण इंडिया में कोई भी इनकम डीम टू अक्रू और अराइज नहीं होगी. नो इनकम शैल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम ऑपरेशंस विच आर कन्फाइंड. कन्फाइंड मतलब लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, केवल इतने तक ही ऑपरेशंस होंगे. अगर आप इसके अलावा कुछ और करते हैं, आप परचेज करते हैं और लोकल कस्टमर को बेच देते हैं, राइट, देन ये रेस्ट्रिक्शन या ये प्रोविजन कवर्ड नहीं है. बट अगर अदरवाइज आप एक एजेंट के थ्रू गुड्स परचेज कर रहे हैं इंडिया में जो आप केवल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस एक्टिविटी के लिए इंडिया में कुछ भी डीम टू अक्रू और अराइज नहीं होगा. कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज़ इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया. मान लीजिए एक कोई न्यूज़ चैनल है, लेट्स से न्यूयॉर्क में एक न्यूज़ चैनल है. अब यूएसए में भी there are many people who are interested to know what is happening in India.
So what this news channel does is it carries out certain activities in India जहाँ पे आप there is a collection of news and views, मतलब न्यूज़ तो एक तो एक्चुअल न्यूज़ कलेक्ट करी और लोगों का इंटरव्यू लिया या फिर उनके व्यूज़ लिए एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे। किस पर्पज़ के लिए? फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। यहाँ जो आप ये न्यूज़ और व्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं ये सिर्फ इंडिया के बाहर ले जाने के लिए। ऐसे नहीं है कि आपने एक लोकल चैनल भी चालू किया हुआ है और ये न्यूज़ और व्यूज़ कलेक्ट करके आप इस लोकल चैनल पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और इससे पैसे बना रहे हैं। नहीं, इफ़ इट इज़ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ transmission outside India, then in that case it will be treated that the non-resident does not have any deemed income in India. Where a non-resident is engaged in the business of running a news agency or publishing newspapers, magazines, journal, no income shall be deemed to accrue or rise in India to him through or from activities, यानी no income shall be deemed to accrue or rise किस चीज़ से? थ्रू और फ्रॉम एक्टिविटीज़ विच आर कन्फाइंड टू द कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज़ इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। एप्लीकेशन स्ट्रिक्ट है, मतलब सिर्फ आप न्यूज़ एंड व्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। इफ दिट इज़ फॉर एनी अदर पर्पज देन इट इज़ नॉट कवर्ड बाय दिस एग्जेम्पशन। Shooting of cinematographic films in India. Explanation 1D to section 911. Now, if you would have noticed, many of the Indian movies, and I'm just giving you a reverse example, have locations like Switzerland and many other countries where the shootings are done. Recently, if you see, there are a lot of shootings which are being done in London. So there is a film producer in India. He goes to London, shoots the film, comes back, right? Similarly, there may be cases where there is a foreign producer. He comes to India, does the shooting of some of the scenes and goes away. Produces his movie, which is launched worldwide. The question is, just because he has done the shooting in India, will some income out of this movie, the global income, be allocated to India? सिर्फ इसलिए कि मूवी का कुछ पार्ट इंडिया में शूट हुआ है, क्या जो इसकी वर्ल्ड वाइड इनकम हो रही है इस मूवी से, उसका कुछ पार्ट हम एलोकेट कर सकते हैं इंडिया को? उसको इसके लिए ये पर्टिकुलर प्रोविजन है। इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट, नो इनकम शैल बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया थ्रू और फ्रॉम ऑपरेशंस विच आर कन्फाइंड अगेन लिमिटेड, सिर्फ यही होना चाहिए, टू द शूटिंग ऑफ एनी सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया इफ सच नॉन रेजिडेंट इज। ये इनकम एग्जेम्प्ट होगी कब? प्रोवाइडेड द नॉन रेजिडेंट इज एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल है जो इंडिया का सिटीजन है, वो ये काम करता है, तब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अ फर्म विच डज नॉट हैव एनी पार्टनर हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हु इज़ अ रेजिडेंट इन इंडिया, अगर ये प्रोड्यूसर जो है ये एक फर्म है, उसमें कोई भी ऐसा पार्टनर नहीं होना चाहिए जो इंडिया का सिटीजन है या रेजिडेंट है। और अ कंपनी विच डज नॉट हैव एनी शेयर होल्डर हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हु इज़ अ रेजिडेंट इन इंडिया। अगर ऐसा होता है कि कंपनी है या फर्म है या इंडिविजुअल है और वो इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करते, देन देयर विल बी नो इनकम विच विल बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया। And the last exception, activities confined to display of rough diamonds in special notified zones. SNZ here stands for special zones notified by the government. Where a foreign company is engaged in the business of mining of diamonds. एक फॉरेन कंपनी है, वो डायमंड्स माइन करती है, no income shall be deemed to accrue or rise in India to it through or from activities. इसको कोई भी इनकम डीम टू अक्रू और राइज नहीं होगी अगर इसकी एक्टिविटी जो इंडिया में होती है वो क्या है? विच आर कन्फ्लाइंड टू द डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स।
आप यहाँ पे डिस्प्ले करते हो किसी स्पेशल नोटिफाइड जोन में अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड्स in a special zone notified by the central government in official gazette in this behalf. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई जोन स्पेशल नोटिफाइड जोन बनाई है जहाँ पर ये फॉरेन कंपनी जो इंडिया में माइनिंग करती है वहाँ पे ये अनकट और अनअसॉर्टेड डायमंड जो है वो डिस्प्ले कर सकती है, आप केवल वहीं पे डिस्प्ले कर रहे हैं और एक्टिविटीज़ नहीं है, देन इन दैट केस जस्ट बिकॉज यू आर डिस्प्लेइंग दीज हियर विल नॉट रिजल्ट इन अ डीम्ड accrual or arising of income in India.